नमस्कार, स्वागत है आपका डायलॉगस में। वेस्ट एशिया की जो स्थिति है, जिस तरह से इज़राइल, ईरान और अमेरिका के युद्ध की जो स्थिति है, वो लगातार भारत में कहीं न कहीं जो एनर्जी सिक्योरिटी है, उसको लेकर उस पे काफ़ी इम्पैक्ट असर पड़ रहा है और जिस तरह से एलपीजी की क्राइसिस पूरे देश में महसूस की जा रही है। हालाँकि सरकार की तरफ से बार-बार ये कहा गया है कि एलपीजी की कोई क्राइसिस नहीं है, सिर्फ होर्डिंग हो रही है और इसलिए जो कमर्शियल सप्लाई है कमर्शियल उद्यानों को, होटल इंडस्ट्री को, इन सब की कोटा में सरकार ने कहा है कि 20% जारी किया जाएगा, अलग-अलग जो कंपनियाँ हैं। लेकिन इसके साथ में जो बड़ी बात है इस समय इस पूरे वेस्ट एशिया की, उसमें ट्रंप लगातार दावे कर रहे हैं कि अब वो युद्ध खत्म कराने के बिल्कुल नज़दीक हैं। अभी जी7 की कंट्री के बीच में भी उन्होंने ये बात कही कि युद्ध ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, लेकिन युद्ध खत्म होने का जो सिग्नल है, जो सिम्पटम्स हैं, वो दिख नहीं रहे हैं। तो इन सारे मुद्दों को हम समझते हैं और जानते हैं कि इकॉनमी पे क्या असर पड़ने वाला है और किस तरह से भारत ने 13-14 दिनों के बाद जो पहल की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से बात की, क्या वो पहले हो जानी चाहिए थी? क्योंकि अगर हमारी एनर्जी सिक्योरिटी दांव पे है, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जो हमारे जहाज़ हैं, उनके निकलने के लिए रास्ता एक तरह से ईरान का जो नेतृत्व है, उससे बातचीत की पहल पहले होनी चाहिए थी क्या? ये सारे सवाल गूंज रहे हैं। हमारे साथ 2 विशिष्ट मेहमान जुड़ रहे हैं इस चर्चा में। संजय कपूर जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं और प्रेज़िडेंट हैं एडिटर्स गिल्ड के, जो पूरी डिप्लोमेसी पे एक पैनी नज़र रखते हैं। सालों से उन्होंने डिप्लोमैटिक जो मूव्स हैं, उसको कवर किए हैं। और निरंजन बानिक जोड़ेंगे जो इकोनॉमिस्ट हैं और प्रोफेसर हैं, उनसे समझेंगे कि इकोनॉमी का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और कितने दिनों तक ये एक तरह से हम झेलने की स्थिति में हैं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत संजय जी आपसे, जो ये सारे एनालिस्ट और एक्सपर्ट कह रहे हैं कि हमने एक स्ट्रैटेजिक साइलेंस बना के रखी थी जब खamenei साहब को असैसिनेट किया गया था। अब 13 दिन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से बात की और एक तरह से ये कोशिश है कि हमारे जो एनर्जी सिक्योरिटी की स्थिति है, उसमें कहीं न कहीं ईरान मदद करे, हेल्प करे। आप कैसे देखते हैं कि ये क्या पहले हो जाना चाहिए था, थोड़ा-सा इसमें डिले हुआ या हमारा ये एक स्ट्रैटेजिक ब्लंडर एक तरह से भी इसको बहुत सारे लोग मानते हैं? बंधु, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं यहाँ पर एडिटर्स गिल्ड के अध्यक्ष की हैसियत से नहीं हूँ, मैं अपनी ज़ाती हैसियत से हूँ। मैं पहले भी विदेश नीति की बात करता था, अभी भी करता हूँ और मेरा इस यहाँ पे रहना एडिटर्स गिल्ड से लेना कुछ भी नहीं, संबंध नहीं है। तो रही बात है ना और मुद्दे जो आपने उठाए, मुझे लगता है कि भारत को अभी आपने पहले से बात कही, तो पहले का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि युद्ध होने के पहले उसका कोई मतलब नहीं है। हमारी जो पूरी विदेश नीति थी, वो पिछले 6 महीने में पूरी गड़बड़ा गई है। हम लोग पूरी तरीके से अमेरिका की तरफ, इज़राइल की तरफ देखते रहते हैं कि वो लोग क्या अप्रूव करेंगे, क्या अप्रूव नहीं करेंगे। अभी हाल ही में एक मैं इंटरव्यू देख रहा था जिसमें शिवशंकर मेनन ने भी कहा था कि अगर हमको उसके बारे में कुछ कहना नहीं था, तो हमको खामोश रहना चाहिए था। हमको इतना प्रोत्साहित, इतने तत्परता के साथ क्यों जाना चाहिए था इज़राइल, या इस तरीके की हरकतें करनी चाहिए थी। नतीजा ये निकला है कि हमने जो बातचीत करी है, पहले विदेश मंत्री ने अपने काउंटर पार्ट से आरांची से बात करी, जो इज़राइल के फॉरेन मिनिस्टर हैं। प्रधानमंत्री ने पेजेस्कियान से बात करी, जो कि अध्यक्ष हैं, वो कैन राष्ट्रपति हैं। उनसे बात करी, पर उसका नतीजा क्या निकला ये पता नहीं, क्योंकि हमारे करीब 38 जहाज फंसे हुए हैं इधर आपके ये पर्शियन गल्फ और इन दोनों इलाकों में, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में, और उसमें करीब 23,000 हमारे नाविक भी फंसे हुए हैं। तो उनकी कोशिश है प्रधानमंत्री और हमारी पूरी व्यवस्था की कि ना किस तरीके से वो आ जाएँ। पर मुझे नहीं लगता कि इनको कोई ख़ास कामयाबी मिली है, क्योंकि मैं आपको एक छोटा-सा उदाहरण देना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री नहीं, विदेश मंत्री ने जो बोला था, उसका रीड आउट आया था, उसकी शक्ल और जो ईरान के जो विदेश मंत्री का रीड आउट था, उनको अलग-अलग थी। इसमें हमारे जो विदेश मंत्री हैं ने कुछ और कहा, और जो विदेश मंत्री वहाँ के हैं ईरान के, उन्होंने कुछ और कहा। तो चक्कर ये है कि ये जो अलग-अलग दिशा में जब दोनों जा रहे हैं, तो उसमें किस तरीके से ये सामंजस्य होगा, किस तरीके से जुड़ेंगे, इसका एहसास नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये मामला कहीं ज़्यादा पेचीदा है, जितना सरकार मानने को तैयार नहीं है। हमारे देश में समस्या है, ये बात दूसरी है कि एकदम नहीं हुई और एकदम नहीं होनी चाहिए। परंतु गैस की और इसकी एलपीजी की समस्या इसलिए एकदम ज़्यादा दिखाई पड़ रही, क्योंकि लोग बाग टीवी पे देख सकते हैं क्या हो रहा है।
टीम, उनको पता है कि जहाज जो ये गैस लेके आते थे वो फंसे हुए हैं। कतर के साथ जो हमारे संबंध थे वो थोड़े से गड़बड़ा गए हैं, क्योंकि कतर जो LNG से लिक्विफाइड नेचुरल गैस सप्लाई करता था वो अभी नहीं कर सकता है। तो कई सारे अलग अलग मुद्दे हैं जिसकी वजह से समस्याएं हमारी गंभीर हैं, और इतनी जल्दी हमको छुटकारा मिलने वाला है नहीं। या युद्ध रुक जाए तो हो सकता है कि एक बार फिर से बनाने की प्रक्रिया चालू हो जाए, परंतु उसके पहले ये सब समस्या बनी रहेगी। जिस तरह से आपको लगता है कि जो युद्ध की स्थिति है फिलहाल, और अमेरिका में जिस तरह से एक तरह की रेटिंग ट्रम्प साहब की गिर रही है, मिड टर्म पोल होने हैं, और साथ में इन्फ्लेशन का जो मुद्दा है इसको लेकर ही एक तरह से ट्रम्प साहब आए थे सत्ता में, और अमेरिकी जो जनता है वो यहाँ तक कि 2024 के चुनाव में उन्होंने कमला हैरिस को ये कहा था कि अगर ये जीत गई तो अमेरिका को युद्ध में झोंक देंगी। वैसी स्थिति में ट्रम्प के लिए इस समय जो चुनौतियां हैं वो कितने दिनों तक अपनी जनता को, अपनी आवाम को ये कह सकते हैं कि हम तो ईरान के न्यूक्लियर जो स्टॉक पाइल है उसको नष्ट करने के लिए ईरान पे अटैक किया था, क्योंकि एंड ऑफ द डे इन्फ्लेशन से वहाँ की जनता भी जूझेगी, जो जिस तरह से तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। तो ऐसी स्थिति में ट्रम्प के लिए कितना मुश्किल होगा इस युद्ध को आगे कंटिन्यू रखना? देखिए मान्यवर, जो हमको दिखाई पड़ रहा है, जो हमारी समझ है उसके अनुसार ये है कि ट्रम्प की समस्याएं थोड़ी बढ़ रही हैं, क्योंकि अगर आप पूरा सीक्वेंस देखें तो आपको एहसास होगा कि ट्रम्प को घसीटा गया है इस पूरे युद्ध के अंदर। जो आपके मार्को रूबियो वहाँ के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उन्होंने भी इस बात का संकेत दिया। उन्होंने कहा कि अगर हम युद्ध ना करते तो इसराइल ना आक्रमण करने वाला था, और उस स्थिति में हमारे ऊपर इसराइल की जगह ईरान ज़्यादा अटैक करता। तो US को बाध्य होना पड़ा इसराइल की को फॉलो करने के लिए, और वो चाहते थे कि जो अटैक हो ईरान के इसके ऊपर, अमेरिका के ऊपर, वो किसी ने रोक पाए। परंतु ईरान ने अपना जो पैमाना काफ़ी बढ़ा दिया, पूरे गल्फ कंट्रीज में युद्ध करा है, काफ़ी है ना, अपने मिसाइल और ड्रोन के माध्यम से उसने अटैक किया है, जिससे पूरा मामला गड़बड़ा दिया। ये सब चीज़ें जो मागा के सपोर्टर्स हैं, जो ट्रम्प के सपोर्टर्स हैं, वो उनके नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रम्प, अगर आपको याद हो तो जब सत्ता में आए थे तो उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि मैं युद्ध से अमेरिका को निकालूंगा, और उनके पूरा जितने लोगों को जोड़ा, जितने लोग उनके साथ जुड़े, वो सब वो थे कि वो युद्ध के खिलाफ हैं। तो उसके बाद अगर ये फिर से घसीटे गए हैं, और ख़ास के एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ जिसको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन है, कि जो इनके एक बहुत बड़े वो थे, क्या नाम है, फॉलोअर, उनका नाम था कर्क, उनको ना मर्डर कर दिया गया था। ये अक्टूबर नवंबर की बात है, और उस समय उनका जो मर्डर हुआ था वो उसका कारण लोगों ने बहुत ढूंढा, तो उसमें ये पता लगा कि जो आखिरी बात उन्होंने कही थी जो कि उनके खिलाफ गई, उन्होंने सीधा आक्रमण करा था इसराइल के खिलाफ। उन्होंने सिर्फ एक सवाल पूछा था कि अक्टूबर 7 को जब आना युद्ध हुआ, आपने फ़लस्तीन के साथ लड़ाई करी, तो आपने खुद लड़ने की कोशिश क्यों करी, आपने अमेरिका को क्यों घसीटा, आप अमेरिका के सहयोग के बिना आप नहीं लड़ सकते क्या, ये सवाल पूछा था। तो उसके बाद जो ना उनके ऊपर कई शक्तियाँ जुड़ गई थी और उनकी हत्या कर दी गई। उसी तरीके से अभी ये है, एक ना टीवी एंकर है जिसका नाम है कार्लसन टकर, उसने भी इस तरीके के बहुत सारे सवाल लगाए हैं। उसने ये पूछा है ये वाली बात कि अमेरिका अपने आप में एक ताकत है, वो पूरी तरीके से इसराइल के खिंचाव में क्यों है, इसराइल से क्यों मैनिपुलेट हो रहा है। तो ये सब सवाल है ना, ट्रम्प को काफ़ी परेशान कर रहे हैं, और ट्रम्प के जो फॉलोअर्स हैं वो उम्मीद कर रहे हैं कि ये वॉर जल्दी ख़त्म कर पाएंगे। पर इस समय ऐसी स्थिति में आ गए हैं इस समय अमेरिका में और ट्रम्प भी, कि वॉर ख़त्म होती नज़र नहीं आ रही है। ओके। अब मानिक साहब, आपसे समझेंगे कि पूरी जो दुनिया की इकोनॉमी है, वो सारे लोग कह रहे हैं कि वो काफ़ी एक तरह से श्रिंक हो सकती है। जो इसका फॉल आउट है, जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, वो काफ़ी पहले ट्रम्प को ये लगा था कि जो तेल की कीमतें हैं वो स्टेबलाइज़ हो जाएँगी थोड़े दिनों के बाद। लेकिन जो डिस्ट्रप्शन है वो काफ़ी बड़ा है, और भारत जैसे देश के लिए तो हमारे ठीक है, हमारे पास तेल का रिज़र्व है, लेकिन गैस की जो स्थिति है वो तो बहुत ही संकट की स्थिति है। और वैसे में आपको क्या आने वाले दिनों में ये इम्पैक्ट दिख रहा है, और जो तमाम जो क्रूशियल सेक्टर है वहां पर क्या इम्पैक्ट होता हुआ दिख रहा है? नहीं, जो मैं बता रहा था, ये जो इवन ट्रम्प
उसको खुद पता नहीं था ये वॉर इतना प्रोलॉन्ग होगा। उन्होंने खुद एक स्टेटमेंट दिया दैट देयर इज नो अदर प्लेस टू बॉम्ब इन ईरान। जो हो रहा है अभी, बिकॉज ईरान इज फाइटिंग अंडर 31 डिफरेंट मिलिशिया। उसका आईआरजीसी का जो कमांड एंड कंट्रोल है वो 31 डिफरेंट इंडिपेंडेंट डिफरेंट जगह से फायरिंग हो रहा है। तो इसके लिए जो हो रहा है, आप देखो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज ऑलरेडी ब्लॉक्ड, and because of this most of the petrol and gas connection got disrupted. And petrol is what we say is the intermediate inputs. इसके ऊपर काफी सारा सेक्टर डिपेंडेंट होता है, जैसे आपका सीमेंट हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, एनर्जी पावर जनरेशन हो गया, इवन फॉर दैट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ये सब सेक्टर अगर आप देखते हो पूरा के पूरा is dependent on the crude oil or the LPG or CNG type gas that we are talking about. तो अभी ट्रम्प को जो इनिशियली जो he thought that the war would end within a week or maybe at most within 15 days, वो अभी नहीं हो रहा है। बिकॉज मेरा मानना यह है चाइना और रशिया somehow maybe they are helping out Iran, and because of that ये वॉर अभी प्रोलॉन्ग किया है। এবং अभी और एक चीज आपको देखने को मिलेगा, ड्यूरिंग द इनिशियल 2 or 3 days Iran was firing close to 500 to 600 missiles. Abhi, although this American, they are claiming that the number of missiles being fired has come down drastically to maybe 15 or 16, but the matter of the fact remains, abhi jo missile fire ho raha hai, these are all exiting 1,000 kilogram of warheads. And this type of missiles is very difficult to engage, either through Patriot, even through Iron Dome. They are not able to target this heavy loaded missiles. So, abhi, in terms of the missile which are being shot, although the numbers have come down, but the effectiveness of this missile going and impacting, and we have seen that it has hit most of the oil fields in Bahrain, Kuwait, Saudi Arabia, and UAE, Dubai. So basically, what is happening is even Trump could not foresee that this thing is going to continue so long, because ऊपर जमीन पे जितना भी टारगेट था यूएस ने और इजराइल ने बॉम्ब करके वो तो मोर और लेस डिस्ट्रॉय कर दिया है। बट ईरान के पास there are some areas which is almost 10 kilometers below the ground, wo any type of bomb buster, cluster buster, jo bhi bomb hai abhi Israel or US ke paas, I don't think they are going to destroy those, because those are situated almost 10 kilometers down the ground. तो वहां से अभी फायरिंग हो रहा है, और फायरिंग जो हो रहा है heavy loaded missile, उसका effectiveness और ज्यादा है. So the only hope is, because in terms of the economy that you see, US economy is going to get hurt the most, क्योंकि वहां पे unlike in India, अभी इंडिया में 4 स्टेट में इलेक्शन आ रहा है, इसलिए we are not seeing that the price of gas and oil going up. But in the US, every other day the price of gas and oil are going up. So it is actually hurting Trump where it hurt him the most. So वैसे inflation is on the rise. So Trump के पास अभी एक he is facing a new animal which he never thought he would be facing. तो अभी scenario world wide में जो दिखाई दे रहा है, because everything is dependent on fossil fuel. Only 10 15 when is running on fossil fuel, basically ये तो impact होने ही वाला है. So therefore what you see in terms of the stock market getting tanked in India and elsewhere. लेकिन जो हमारी जो एलपीजी की स्थिति है उसमें आपको क्या लगता है कि हम जो दूसरे देशों से इंडिया में ज्यादा हो रहा है, ये जो आप देखें कि अगर युद्ध में तो सबसे ज्यादा जो फायदा होता है वो फायदा एक तरह से जो आर्म्स की जो कंपनियां हैं, अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे जब युद्ध खत्म होता है तो
जो हथियार बनाने वाली कंपनी है उनका फायदा होता है। लेकिन जो इस बार के युद्ध में और खास करके भारत पाकिस्तान के वॉर में भी ड्रोन का जो इम्पोर्टेंस समझ में आया और जिस तरह से ईरान ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है, लोग ये भी कह रहे हैं और वो न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस पे स्टोरी भी लिखी कि भाई किस तरह से ईरान बहुत ही लो कॉस्ट ड्रोन से अमेरिकी जो इतनी महंगी मिसाइलें हैं उनको एक तरह से टारगेट कर रहा है। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में भारत के लिए क्या सबक है और इस युद्ध की स्थिति से जब लोग निपटेंगे तो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के अलावा भारत के लिए क्या आपको लगता है कि सबक लेना चाहिए? देखिए, युद्ध का जो पूरा तौर तरीका है वो तो बदल ही गया है, उसमें ड्रोन का काफ़ी इस्तेमाल करा गया। ख़ास के अगर आपको याद हो तो रूस ने भी ईरान से काफ़ी हथियारों ख़ास के ड्रोन का काफ़ी खरीद करी थी और वो सब इस्तेमाल हुए थे। तो ये तब तकरीबन ये एहसास हो गया था कि अब की बार लड़ने वालों की संख्या कम और ड्रोन और मिसाइल ज़्यादा इस्तेमाल होंगे। एक छोटा-सा एक उदाहरण देता हूँ जो कि कई दफ़ा सोशल मीडिया में भी दिखाई दिया कि एक बहुत बहादुर सोल्जर ने चारों तरफ गोली मार के कई लोगों को गिराया, परंतु बाद में देखा कि वो घिर गया है। किससे घिरा? ड्रोन से 4 ड्रोन ने घेर के उसको मार दिया और वो ड्रोन कौन चला रहा था? 3-4 बूढ़ी औरतें चला रही थी। तो अगर बूढ़ी औरतों के हाथ में है जो कि अपने आप में शिथिल महसूस करती हैं और वो गिरा सकती है एक बहुत ही मजबूत आदमी को, तो आपको आने वाले युद्ध की जो पूरी कहानी है उसका एहसास हो गया आएगा। तो हमारे यहाँ भी काफ़ी बदलाव आना पड़ेगा। हमारे यहाँ भी कोशिश करी भी सरकार ने, जब जिस तरीके से उन्होंने भर्ती बंद करी और अग्निवीर लाना चालू करे, इसकी आलोचना ज़रूर हुई, परंतु एक जगह पे उनके दिमाग में ये बात तो थी कि अब है ना भर्ती की हिंदुस्तान में आवश्यकता नहीं है। परंतु हमारा जो देश है वहाँ पर बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है और पूरा का पूरा परिवार, पूरा कुनबा नौकरियों से चलता है कि जो ख़ास कर आर्मी और नेवी वगैरह से मुहैया मिलती हैं। तो यहाँ पर तो समस्या गंभीर रहेगी, पर काफ़ी हद तक है ना लोगों को इस बात का एहसास है कि ये बिना लोगों की लड़ाई होगी। जैसे अगर चीन के साथ अगर युद्ध हुआ, तो लोग कहते हैं कि वहाँ पे चीन के पास भी ड्रोन की अत्यधिक सप्लाई है और वो सबसे पहला मुल्क है अमेरिका के बाद जिसके पास स्वार्म था। अब तो और मुल्कों के पास भी आ गया। स्वार्म का मतलब ये है कि करीब 500,000 ड्रोन एक साथ अटैक करते हैं, जिससे कि पूरा सब चीज़ को पूरी डिवीज़न को एक दिन में ख़त्म कर सकते हैं। तो इस तरीके की अगर सोच के पीछे है युद्ध के पीछे, तो उसका पूरा शक्ल बदल जाएगी। युद्ध की लड़ने की जो तौर तरीके वो बदल जाएंगे। आपसे इस सवाल को लेते हैं कि आपको क्या लगता है कि जो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी की स्थिति है और उसमें हमारे पास क्या ऑल्टरनेटिव है? क्या ऐसे रास्ते हैं जिससे कि हम जो दिक्कतें हैं हमारी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की, उसको पार करके हम अपने यहाँ एलपीजी की जो स्थिति है उसको बेहतर तरीके से उसकी सप्लाई को बरकरार रख सकते हैं? मान्यवर, अगर आपको याद हो तो हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी की बात है, वो पहले हम लोग है ना विदेश नीति से जुड़ी हुई थी। हम है ना हर तरफ अपनी विदेश नीति को जुड़े हुए थे। अरब वर्ल्ड से ले लिया करते थे, पर्शिया से ले लिया करते थे। तब ये उस समय ज़्यादा प्रभाव नहीं डाला करता था, क्या नाम है आपका, अमेरिका। अमेरिका जब पहली दफ़ा ट्रम्प आए तो उन्होंने हमारे ऊपर एक अंकुश लगा दिया कि हम ईरान से नहीं ले सकते, तो हमने ईरान से लेना बंद कर दिया। फिर उसके बाद जब यूक्रेन का युद्ध चालू हुआ तो उसके बाद जो अमेरिकी सरकार ने बोला कि आप है ना रूस से लेना चालू करो, क्योंकि रूस के माध्यम से ही आपका गुजारा हो सकता है, क्योंकि और जगह से लेने में पूरा जो उनके हिसाब से बैलेंस था चेंज हो जाएगा। जब ट्रम्प आए तो उन्होंने हमें सजा दी कि आप अमेरिका, आप रूस से क्यों तेल ले रहे हैं, आपको लेने का कोई अधिकार नहीं है। तो अब हम उसको अपना बोलते हैं अमेरिका को हमारा एसेंशियल पार्टनर डिसाइड करता है कि हम तेल किससे खरीदें। अभी उसने कुछ दिन पहले ये कहा कि हम है ना रूस के जो ट्रांजिट में होगा तेल वो खरीद सकते हैं, जो नया जिसका उत्पादन हुआ है वो नहीं खरीद सकते। 30 दिन की मोहलत दी है, हमने कबूल कर ली है वो बड़ी मोहलत। तो हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी आज की तारीख में पूरी तरीके से अमेरिका पे आश्रित है और अमेरिका ने बहुत ही अच्छे शब्दों में बोला कि वी और गॉट दिस फॉर संजय आवर जी, डियर। आपको लगता है कि अगर वेस्ट एशिया में जो भी स्थिति कल की तारीख में अगर जब सीज फायर होगा
ईरान जिस तरह से डटा हुआ है, वो लगातार कह रहा है कि वो बिल्कुल ईरान ने जो 3 शर्तें रखी है, उसके मुताबिक जो बाकी देश थे, अब तक उन्होंने एक तरह से ईरान के हमलों का उस तरह से जवाब नहीं दिया है और जो अपनी डिप्लोमेसी को एक तरह से आउटसोर्स कर रखा है अमेरिका के हवाले। तो कल की तारीख में ईरान जिस भी स्थिति में ट्रंप अगर कहें कि वो युद्ध जीत गए हैं और ईरान कहेगा कि भई उन्होंने सरेंडर नहीं किया है, तो ईरान की तो वैसी ही पोज़ीशन रहेगी जिससे कि ये खाड़ी के देश एक तरह से घबराते थे और ईरान हो सकता है और स्ट्रॉन्गर होकर निकले। आप कैसे देखते हैं इस सिनेरियो को? देखिए, मानने पर मेरा मत थोड़ा अलग है। मैं टीवी तो बहुत रात में देखता हूँ बैठ के, जब है ना ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म, यूट्यूब वगैरह दिखाते हैं, जिसमें दिखाने की कोशिश करते हैं कि ईरान बहुत अच्छा लड़ाई लड़ रहा है। पर मुझे इस बात को कहने में दुःख हो रहा है कि ईरान की स्थिति काफ़ी दयनीय है। जितने भी शहर हैं उन पे ज़बरदस्त बमबारी करी है। कल रात में भी करी, परसों भी करी, तेहरान पे तो इतनी ज़्यादा करी है। तो वहाँ पर मुझे नहीं लगता कि आज की तारीख में वो खड़े होने की स्थिति रखते हैं। सीज़फायर होगा, हो सकता है कुछ हो जाए, परंतु अमेरिका का जो वर्चस्व है उसको चैलेंज करने की स्थिति में नहीं है। अमेरिका और इज़राइल अभी भी काफ़ी हद तक ताकतवर स्थिति में रहेंगे। अब ये देखना है कि अमेरिका क्या उम्मीद कर रहा है। उम्मीद वो कर रहा है कि किसी तरीके से सत्ता में परिवर्तन हो जाएगा वहाँ पर वो होता दिखाई नहीं पड़ रहा है। वहाँ पे काफ़ी लोगों में नाराज़गी है, क्लर्जी की तरफ से। ऐसी बात है कि नाराज़गी नहीं है, परंतु इस समय अमेरिका की तरफ, इज़राइल की तरफ ज़बरदस्त नाराज़गी है और वो काफ़ी और चीज़ों को किनारे कर देती है। अब खौफ ये है कि अगर अमेरिका और इज़राइल दोनों दबाव डालेंगे ईरान के ऊपर कि अगर उसने सरेंडर नहीं करा, तो वो न्यूक्लियर बॉम्ब को इस्तेमाल करने की धमकी भी दे सकते हैं कि हम इस्तेमाल कर लेंगे। वो बहुत भयानक स्थिति होगी, ऐसा होना नहीं चाहिए। पर आज की तारीख में अमेरिका और इज़राइल काफ़ी भारी है इनके ऊपर। ये अगर आप गौर करें तो मिसाइल मार रहे हैं, पर मिसाइल का प्रभाव बहुत ही लिमिटेड है, इतना ज़्यादा नहीं जितना कि उम्मीद करी जाती है। तो आगे देखिए क्या होता है। हिंदुस्तान के साथ तो यही प्रॉब्लम है कि वो ईरान की तरफ बातचीत कर रहा है। वो चाहता है कि किसी न किसी पुराने रिश्तों के माध्यम से हमारे जहाज़ फँसे हुए हैं वो आ जाएँ वापस और हमको तेल और गैस की सप्लाई मिल जाए। पर वो अपने आप में पर्याप्त नहीं है। उनको लग रहा है कि घूम फिर के उनको अमेरिका की मदद लेनी पड़ेगी, पर अमेरिका इस समय मदद करने की स्थिति में नहीं है। बिल्कुल। एक अंतिम सवाल संजय जी आपसे कि आपको लगता है कि जो ग्लोबल ऑर्डर है जिस तरह की स्थितियाँ हैं क्योंकि इस पूरे युद्ध में जो चाइना और रशिया का जो एक तरह से रशियन काफ़ी खुश होंगे क्योंकि उनका तो तेल बिक रहा है और अमेरिका को एक तरह से प्रतिबंध भी हटाना पड़ रहा है। वैसी स्थिति में चाइना भी कहीं न कहीं ईरान से अभी भी तेल वो इम्पोर्ट किए जा रहा है। तो जो ग्लोबल ऑर्डर है आपको लगता है कि ग्लोबल ऑर्डर ऐसा ही रहेगा? इन्हीं शक्तियों से भारत को अपने संबंध रखने होंगे या आपको लगता है कि ट्रंप जिस तरह से लगातार पिछले अपने दूसरे टर्म में भारत को एक तरह से ह्यूमिलिएट करने की कोशिश करते रहे हैं, भारत को असर्ट करना चाहिए या ट्रंप का जो बचा हुआ कार्यकाल है, उसको शांति से एक ट्रांज़ैक्शनल लीडर की तरह या डिप्लोमेसी के तहत उनके बाकी गुज़रे हुए समय के खत्म होने का इंतज़ार करना चाहिए? मान्यवर ये कहना तो बहुत आसान है, पर ये बात सब चीज़ें ट्रंप को और ट्रंप के सलाहकारों को भी पता था कि हर कोई समय खरीदने की कोशिश करेगा। इनफैक्ट हमारे जो पुराने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, फॉरेन सेक्रेटरी श्री शिवशंकर वेनन ने भी कुछ दिन पहले इंटरव्यू दिया था। उसमें भी उन्होंने कुछ तकरीबन ऐसी बात करी थी कि अगर खामोशी से वक़्त गुज़ार दें और ना बोलें, ना बोलते, तो हो सकता है कि इतनी समस्याएँ नहीं होती। उन्होंने क्योंकि आगे खुल के बोला और आगे उनके साथ जुड़ गए, ख़ास के इज़राइल चले गए और ये सब तमाम चीज़ें, इससे हमारी समस्याएँ और गंभीर हो गई। पर मुझे लगता है कि हिंदुस्तान को मैनिपुलेट पूरी तरह से हो चुकी थी, उसमें कोई बात नहीं, चाहे एप्स्टीन फाइल के माध्यम से हुई हो, चाहे राजनीतिक कारण से हुई हो, तब या तो ख्वाहिश हो कि आप है ना चीन और पाकिस्तान से नहीं लड़ सकते, जब तक आपके पास है ना अमेरिका की सामरिक मदद ना मिले आपको। तो इन सब कई सारे मुद्दों को आपने अगर देखा हो, इन सब को देखते हुए मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं था। संभव है कि टाइम अपना पास करते किसी तरीके से, पर फँस गया है बुरी बुरी तरीके से और उनको पूरी तरीके से अमेरिका पे आश्रित है और घूम फिर के इनको उनसे ही तेल और गैस का इंतज़ाम करना पड़ेगा। इस युद्ध के पहले मेरी एक खबर थी कि हिंदुस्तान ने करीब 40
बड़े टैंकर जहाज़ों का प्रबंध कर लिया है जो कि साउथ कोरिया से आएँगे और वो वेनेजुएला से तेल ला रहे थे। पर अब ये आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ फँस गया है, तो ये जितने भी आकलन थे वो सब बेकार हो गए। जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ को नहीं खुलता है या नए रास्ते नहीं तैयार होते हैं, तब तक स्थिति बहुत डामाडोल रहेगी। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर जो बड़ी बात है कि भारत को न केवल अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को और चाक-चौबंद करना होगा और किस तरह से अपनी जो डिप्लोमेसी की एक न्यूट्रलिटी है या फिर असर्टिवनेस है, उसको बनाए रखना होगा और शायद ये भारत के लिए सबक भी है, आने वाले दिनों में जिस तरह से इस वेस्ट एशिया की क्राइसिस से बात निकल कर सामने आती है। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। संजय जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और निरंजन बानिक, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए एक्टिविस्ट के साथ।